everyone, I am Sandeep. I have secured All India Rank 1 in CDS2 2020. अभी सिलेबस पूरा हो चुका है, हमने काफ़ी रिवीजन कर लिया है। तो चलो अब हम एग्ज़ाम वाले दिन की बात करते हैं और उससे एक दिन पहले हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। और एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, उस वक्त काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, उनको कैसे फेस करते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। सो आर यू रेडी टू गेट स्टार्टेड? लेट्स रिवाइंड टू एग्ज़ाम डे। सो द नाइट बिफोर एग्ज़ाम, हाँ होगी, थोड़ी नर्वसनेस होगी, थोड़ी टेंशन होगी, इट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन उस वक्त हमें अपने कल के एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। अदर देन स्टडिंग, आई विल सजेस्ट कि आप अपना जो पेन है उसको अच्छे से चेक करें, अपनी ड्रेस है, क्या आप पहनने वाले हैं, अपने शूज़ वगैरह हैं, उन सब के बारे में तैयारी करें। स्टडिंग के बारे में ऐसा है कि कुछ नई चीज़ नहीं पढ़नी है। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि नई चीज़ पे फोकस नहीं करना है। जो हमें आता है, जिस चीज़ पे हम अच्छे से कंफर्टेबल हैं, उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहना है। और अगर ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है तो हम अपने फैमिली से बात कर सकते हैं या फिर ऐसे किसी दोस्त से जिससे हमारी अच्छी बनती है, तो थोड़ा हंसा सके हमें, थोड़ी पुरानी मेमोरीज ला सके। तो इससे होगा क्या कि आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और आपको अच्छे से नींद आ जाएगी, जो कि अगले दिन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। So the morning of the exam, the final day, you have to wake up early so that you can finish everything in time. अगर सुबह सुबह थोड़ी जल्दीबाजी में काम हुआ तो पूरा दिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह सकती है। आप सुबह जल्दी उठिए, योगा कर सकते हो जिससे माइंड को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। एंड रिगार्डिंग ब्रेकफास्ट, अगर जो आप डेली खा रहे हो वही खाते हो तो इट्स बेटर। अगर आप साइकिल चेंज करते हो तो देन देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स। हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए, अच्छा ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट भी नहीं करना है, सो दैट यू डोंट फील स्लीपी इन दी क्लास। उसके बाद आपने जो ट्रैवल अरेंजमेंट्स किए थे उनके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। अगर आपको फिर भी नर्वसनेस हो रही है, आप म्यूजिक सुन सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ छोड़ दिया है, कुछ अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए हैं, तो उस पर फोकस करने की बजाय आप उन चीज़ों को याद कीजिए जो आपको आती है अच्छे से, सो दैट कि आपकी जो टेंशन है वो सारी की सारी खत्म हो जाए। ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग आई विल रिक्वेस्ट कि आई मेड अ मिस्टेक कि जब मैं एक दिन पहले सेंटर पे होके आया था, उस दिन सैटरडे था, जबकि संडे को जो मेट्रो की टाइमिंग्स है वो काफ़ी बदल जाती है। तो बिकॉज ऑफ दैट आई फेस्ड अ प्रॉब्लम। सो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि पेपर संडे को होता है, तो उस वक्त उस दिन चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती है। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू द एग्जाम, मेक श्योर कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड है, फोटो आईडी कार्ड भी है, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन है, और एक ही नहीं पेन भी 2 या 3 होने चाहिए। और पेन भी वो होने चाहिए जिनको आप यूज कर रहे हो ऑलरेडी। ऐसा नहीं हो कि नया पेन लेके जा रहे हो, वहाँ पे चल नहीं रहा है। और पेन फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा यूज कर रखा है और वो जाते ही खत्म हो गया। सो दीज आर दी थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल गोइंग टू द एग्जाम। सो नाउ वी हैव रीच्ड टू द सेंटर। आई हैव ए हैबिट कि मैं सीधा डायरेक्ट सेंटर पे नहीं जाता हूँ, उससे थोड़ा सा पहले रुक जाओ। एक ऐसी जगह ढूंढो जो शांत है थोड़ी, जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, वहाँ पे आराम से बैठ जाओ, क्योंकि ओबियसली आप सेंटर पे थोड़ा पहले पहुँच जाते हो। तो उस भीड़ में जाके खड़े होने से अच्छा है कि वहाँ पे टेंशन होगी, लोगों को देखेंगे, तो आप थोड़ा सा पहले रुक जाएं और एक अच्छी जगह, शांत जगह सेलेक्ट कर ले, वहाँ पे बैठ जाएं। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी फैक्चुअल चीज़ें हैं दैट यू नीड टू रिवाइज, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद होता ऐसा है कि काफ़ी लोगों को बहुत जल्दी होती है कि एग्जाम हॉल में एंटर करने की। वो लाइन लगा लेते हैं और लंबी लाइन लग जाती है, उसमें जाके खड़े हो जाते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग हैं उतावले, उनको जाने दो। जब भीड़ कम हो जाए, जब सब लोग सेटल डाउन हो जाए, बट ये बात ऐसा नहीं है कि आप फिर 5 मिनट पहले ही जा रहे हो। कोशिश करना है कि उस भीड़ से थोड़ा सा दूर रहें। जब सब जाके बैठ गए, 20-25 मिनट बाकी हैं, तब जाके आपको एग्जाम सेंटर में जाके बैठना है, एग्जाम हॉल में। और अपना रोल नंबर बहुत अच्छे से देखना है। होता क्या है कि वो रोल नंबर, इंडिविजुअल रोल नंबर नहीं लिखते हैं, वैसा लिखते हैं कि मान लो 43 to 56 इस रूम नंबर में है। और हमारी हैबिट होती है कि यार हम, मेरा तो 46 है, 46 रोल नंबर तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। तो नर्वस नहीं होना है, अच्छे से देखना है उसके रोल नंबर सीट को कि मेरा रोल नंबर किसके बीच में है, आराम से देखना है। फिर जाके एग्जाम हॉल में उसी रूम में बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको इधर उधर ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आंख बंद करके, हेड डाउन करके, कैसे भी करके बैठ सकते हैं, रादर दैन कि आप लोगों से बात करने लगे, आपको इन्विजिलेटर डांट दे या फिर और किसी भी तरह की कोई हरकत करने लगे। बस जाके आराम से ये सोचना है कि अब
जैसे ही मेरे पास जो आंसर सीट आएगी, OMR सीट आएगी, उसको भरना है, उसका वेट करना है, पेपर के बारे में भी कुछ नहीं सोचना है अभी तक। अब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। क्वेश्चन पेपर आते ही वो बोलते हैं 5 मिनट के लिए कि भाई इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हुई है वो पढ़ लो, और हमें एक्चुअली में पढ़नी चाहिए, क्योंकि वैसे तो अपने को पता होती है मोस्ट कॉमन, बट फिर भी अपन को पढ़नी चाहिए ताकि टेंशन थोड़ी सी दूर हो जाए कि अभी पेपर खोलना है, देखना है, तो नर्वसनेस है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है जब अपन इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो फिर अब पेपर वाइज चलते हैं। जैसे कि मैंने इंग्लिश का पेपर जैसे ही मेरे हाथ में आया, मैंने पेपर खोल के देखा, तो रादर देन की स्टार्ट सोल्विंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं तो ये करता हूँ कि भाई एक बार गो थ्रू हो जाए पेपर के। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जस्ट देखना है कि हाँ पार्ट ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आया है, स्पोर्टिंग एरर से भी क्वेश्चन आया है, इतने कॉम्प्रिहेंशन आए हैं, स्पेलिंग एरर्स भी आए हैं, तो ये सब आइडिया हो जाए कि हाँ पेपर के अंदर ये चीजें आई है, तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। और जो हमारी प्रैक्टिस है, हमने जो पहले टेस्ट दिए हैं इंग्लिश के, उसके अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे कि हमें पहले कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करना है, अटेंड करना है। तो फिर उससे अपने को जो टाइमिंग है ना कि हमारा 2 घंटे के अंदर पेपर कितना होता है और कैसे करना है, वो सब चीजें अपन अच्छे से कर पाएंगे। हुआ क्या था कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लिखे जो मुझे नहीं आते थे, तो उससे थोड़ी सी टेंशन होने लगती है। लेकिन फिर जब मैं क्वेश्चन पेपर करने लगा तो पता लगा कि यार पेपर तो काफी आसान है इंग्लिश का। तो अपने को ये बात दिमाग में रखनी है कि अगर ऐसे क्वेश्चन सामने आने लगते हैं ना, तो ये सोचना है कि बस यही क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसके अलावा तो बाकी सारे आसान होंगे। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, अपने को काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, तो उस एक्साइटमेंट में अपन कुछ ना करें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैंने यही किया था। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन पढ़ी, थोड़ी सी नर्वसनेस कम हो गई। अब जैसे 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश का पेपर जैसे ही मेरे हाथ में आया, तो मुझे पता था पहले से ही कि मेरी ये स्ट्रेटेजी है, मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन देखे तो थोड़ा लग रहा था कि हाँ मैं कर पाऊंगा, और जो जैसे मैंने पेपर दिया है वैसा ही क्वेश्चन पेपर है, तो थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में है। लेकिन जब जीएस का पेपर हाथ में आया, वो तो सभी को डिफिकल्ट लगता है, ऑफ कोर्स मुझे भी डिफिकल्ट लगा था, बट उस वक्त उसको डायरेक्टली कि ये वरी करने लग जाएं और सोल्व करने लग जाएं, टेंशन लेने लग जाएं, उसकी बजाय बस अपने को अपना प्लान दिमाग में रखना है कि मुझे इतने 20 नंबर लाने हैं, या जितना भी आपने सोच रखा है कि 35 लाने हैं, 30 लाने हैं, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसको ध्यान में रखना है। ना ज़्यादा नर्वस होना है, ना ज़्यादा खुश होना है। Similarly for the mathematics, for me mathematics was my the ultimate paper that could get me to the heights। तो मैं तो उसका वेट कर रहा था। जैसे मुझे पेपर मिला मैं काफ़ी खुश हुआ, बट मैंने फिर दोबारा से इंस्ट्रक्शंस पढ़ी सारी की सारी, और फिर वापस से क्वेश्चन पेपर देखा कि हाँ उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं, और फिर मैंने दिमाग में प्लान बनाया कि जैसे मैं पहले अटेम्प्ट करता था मॉक टेस्ट के अंदर, वैसे ही मैं इस पेपर को अटेम्प्ट करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही अब देखो, सबसे पहला पेपर इंग्लिश का होता है। पेपर जैसे ही हाथ में आया, मैंने देखा कि जैसे पेपर में देखते हैं पैसेज भी आए हुए हैं और स्पोर्टिंग एरर भी आए हुए हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, ये सब भी आए हुए हैं। तो जब मैं मॉक टेस्ट देता था, आई वॉज क्वाइट कंफर्टेबल विद कि सेंटेंस को ऑर्डर करने में काफ़ी आसानी होती है। और सबसे एंड में जाके देखते हैं तो उधर ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आए हुए थे, जैसे 100 to 110, 91 to 110। तो ये काफ़ी इजी होते हैं, ये एक बार देखते ही समझ में आता है कि हाँ इस चीज़ को टिक करके निकल सकते हैं। और भले ही ये क्वेश्चंस होते हैं 30 के अराउंड, जो 30 to 50 के बीच में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे ही देखते ही टिक हो जाते हैं, तो पहले वो क्वेश्चन करने चाहिए। उससे अपने को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वो 50 क्वेश्चंस हो गए विद इन 15 मिनट्स। तो उससे फिर अपने को लगता है कि अब अच्छा खासा टाइम है। जो बाकी के क्वेश्चंस है, जो जैसे कि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं ना जो कंफ्यूज कर देते हैं अपने को, तो वहाँ पे अपने को एक थोड़ी सी वो दिलासा रहती है कि हाँ मेरे पास टाइम है, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग है पेपर को अटेम्प्ट करने की वो इतनी अच्छी है। इसलिए जैसे कि काफ़ी क्वेश्चंस थे जिन्होंने मुझे कंफ्यूज किया, जैसे कि अब कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिनके 2 ऑप्शन अपने को एक जैसे लगने लगते हैं, फिर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका क्या टिक करें। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 33 है, टेक ए स्टैंड, इसका मतलब बताना है। तो अब जो एक ऑप्शन और सी ऑप्शन है ना, इन दोनों में कंफ्यूज हो गया था मैं तो एक्चुअली। टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, हाँ ये भी ठीक लगता है कि हाँ स्टैंड लेने का मतलब ये भी होता है। टू बी फर्म ऑन योर वर्क, हाँ ये भी लगता है। तो अब इस चीज में डिसाइड करने के लिए रादर देन कि हम स्टक हो जाएं कि हाँ मेरे को तो टिक करके ही निकलना है, मैंने इसको मार्क कर दिया कि मैं इसको बाद में देखूं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था। जैसे जीएस के पेपर में जो अपनी स्ट्रेंथ है वो अपन ने ढूंढ के क्वेश्चंस कर लिए। अब काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो अपन एक बार पढ़ते हैं तो अपने को डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 50 है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ सेक्युलर स्टेट। अब इसमें क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन ये बात तब समझ में आई जब मैंने ये क्वेश्चन हिंदी में पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने पर कुछ ऐसे वर्ड्स थे कि इट रिफ्यूजेस थियोक्रेसी, इट सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो एक दो वर्ड जैसे थियोक्रेसी है, इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था। तो इसने थोड़ा सा टाइम लिया, बट जैसे ही मैंने इसको हिंदी में पढ़ा तो सीधा सीधा समझ में आया कि अच्छा, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात कर रहा है, यह धर्म तंत्र को अस्वीकार करता है। तो जीएस के पेपर के लिए अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा तो है लेकिन अभी नहीं हो रहा, तो उसको अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं ना तो फिर अपने को क्लियरली समझ में आ जाता है कि हाँ इस बारे में बात हो रही है। अगर किसी वर्ड की मीनिंग समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए भी हम सेम प्लानिंग कर सकते हैं। अब मैथ पे चलते हैं। मैथ इज माई फेवरेट। सो मैथ के लिए देखो ऐसा, सिंस आई वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स, तो मेरी ऐसी कोई खास प्लानिंग थी नहीं मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि मैंने सारा सिलेबस ही अच्छे से कवर कर लिया था। तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट। बट हाँ इतना था कि भाई जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है ना उनको बाद में रखना है, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनमें कैलकुलेशंस नहीं है वो सब पहले करने हैं। जैसे ज्योमेट्री है और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें काफी कैलकुलेशंस हो जाती है, तो मैंने वो क्वेश्चंस बाद के लिए रखे थे। पहले जो टाइम एंड वर्क टाइम, डिस्टेंस, एवरेज और बाकी के इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं ना जिनके सेट मेथड्स हैं उनको अटेम्प्ट करना है। कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जिनमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, उनको पहले करना है। जैसे इनके अंदर काफी एक सवाल आया था कि इट इज डिविजिबल बाय x, देन द नंबर ऑफ ऑल सच देखो, लेट मी फाइंड द क्वेश्चन। हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, अब इसके अंदर लिखा है x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a फॉर एवरी। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ने में तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है कि x की पावर n माइनस a की पावर n को x माइनस a से कैसे डिवाइड करें, या तो डिवाइड करते जाएं तो बहुत पंगा हो जाएगा, बहुत लंबा चलने लगेगा। तो हम इसके अंदर जैसे पहला ऑप्शन है कि नेचुरल नंबर n, तो हम नेचुरल नंबर पुट करके देखते हैं। 1 पुट किया, हाँ डिवाइड हो रहा है। 2 पुट किया, हाँ डिवाइड हो रहा है। 3 पुट किया, x क्यूब माइनस a क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है तो वो कर सकते हैं। तो इससे तो हो रहा है, तो अब ऐसा नहीं है कि हो रहा है तो हम इसको टिक कर देंगे। अपने को बहुत ही अच्छे से सोचना है कि सिर्फ इवन के लिए ही हो रहा है क्या। जैसे सेकंड क्वेश्चन है इवन नेचुरल नंबर n ओनली, तो ओड के लिए हुआ था ना, हमने n को 3 रख रहे हैं तो, या फिर n को 1 रख रहे हैं तो भी हो रहा है, तो इसका मतलब 2 बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। सिमिलरली जो थर्ड ऑप्शन है वो भी इसी तरह से कैंसिल हो जाएगा। प्राइम के लिए भी जरूरी नहीं, मतलब जो भी है अपन रादर देन कि इसको जर्नली सोल्व करें, हम इसमें n की वैल्यूज पुट कर करके देख सकते हैं और फिर स्मार्टली हम ऑप्शंस को कट कर सकते हैं। तो हमें खुद को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सोल्व करूं या फिर वैल्यूज पुट करूं। अराउंड 2 to 5 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब जैसे ही पेपर अटेम्प्ट करते हैं अपने को फील आ जाता है कि हाँ इतना पेपर हो गया और इतने मार्क्स के अकॉर्डिंग हो गया है। जैसे इंग्लिश का पेपर है वो 5 मिनट 10 मिनट्स पहले ही हो जाता है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का, मेरा भी 10 मिनट पहले ही हो गया था और बाहर जाते वक्त काफ़ी खुशी हो रही थी क्योंकि पेपर आसान था। सिमिलरली फॉर जीएस, लेकिन जीएस के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो फील होता है, बट पेपर अच्छा खासा टाइम पहले ही खत्म हो जाता है, तकरीबन आधा घंटा तो एटलीस्ट बच ही जाता है हर किसी के पास। लेकिन जब जीएस का पेपर फिनिश होता है उसके बाद जब हम बाहर जाते हैं ना तो काफ़ी लोग बात कर रहे होते हैं आसान आया, डिफिकल्ट आया। उन बातों पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका मैथ का पेपर है जो अभी बाकी है। अगर हम उन लोगों की बातें सुनने लग जाएं, उनके आंसर्स सुनने लग जाएं, तो डेफिनेटली हमारा माइंड पजल्ड होगा और वो चीज़ फिर अपने को अफेक्ट करेगी मैथ के पेपर में। जो इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि चलो जीएस का पेपर हो गया, जैसा भी हुआ उतना अच्छा नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है जितना वो सोच के जाता है, बट हाँ ठीक ठाक हो गया था। लेकिन आई वॉज इन्वॉल्व इन दी डिस्कशन विद द कैंडिडेट्स, तो ये प्रॉब्लम हुई कि मैं मैथमेटिक्स में पहले जो मॉक टेस्ट देता था वहाँ पे 95 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए थे, लेकिन जब ये पेपर आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जीएस में पता नहीं कितना स्कोर होगा, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, तो वो थोड़ी सी टेंशन थी, उसकी वजह से मैं अराउंड 85 to 88 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया। तो इस चीज़ का इफेक्ट अपने को नेक्स्ट पेपर में देखने को मिलता है, इसलिए अपने को बाहर जाने के बाद किसी की कोई भी डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अपने को जैसा पेपर हुआ है वो अपने तक ही सीमित रखना है और नेक्स्ट जो पेपर आने वाला है उसके बारे में अपना जो प्लानिंग है वो दिमाग में रखनी है, उसके बारे में तैयारी करनी है। तो अब जैसे ही पेपर खत्म हुआ तो हाँ थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ मेरा
जैसा मॉक टेस्ट जाता है वैसा ही पेपर गया है तो इसके अराउंड स्कोर आएगा। बट जीएस के लिए हर एक आदमी को थोड़ी सी टेंशन होती है कि यार मैं क्वालिफाई भी कर पाया कि नहीं कर पाया। और मेरी तो ये आदत है कि जब तक मेरे को श्योर ना हो ना, पता ना हो कि मैं क्वालिफाई कर पाया नहीं कर पाया, कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे से नहीं रुका जाता। तो मैं जैसे ही मेट्रो स्टेशन पहुंचा ना जाने के लिए, मैं स्टेशन पे बैठ गया आराम से। मैंने क्योंकि मैथ का पेपर भी दिया था मैंने, तो शाम तक जीएस की आंसर कीज 1-2 प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। और कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं कि जिनके आंसर्स वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो मैंने तो वहीं पे ही आंसर की मिलानी स्टार्ट कर दी थी अपनी। और आई मेड श्योर ऑन दी मेट्रो स्टेशन कि हाँ मेरे 30+ मार्क्स आ ही जाएंगे बाई चेकिंग आंसर की। मैंने गूगल भी किया, टीचर को भी फोन करके पूछा। जब ये श्योर हो गया कि हाँ मेरे जीएस में मार्क्स अच्छे आ गए हैं, तब मैंने थोड़ी सी खुशी मनाई, क्योंकि मैथ और इंग्लिश तो पहले से ही अच्छा था। तो हाँ, उसके बाद जैसे ही मेरे को पता लगा कि हाँ मैं रिटर्न तो एटलीस्ट क्वालिफाई हो गया, फिर मैं खुशी खुशी ट्रेन पकड़ के घर चला गया। अब रिजल्ट की बारी आती है। जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ठीक ठाक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न के मार्क्स मुझे पता थे, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ इन दी टॉप 10। तो मैं इतनी टेंशन भी नहीं ले रहा था, मैं खेलने चला गया था टू बी ऑनेस्ट। मोबाइल को चार्जिंग में लगा के खेल कूद के जब वापस आया तब देखा इतनी सारी मिस कॉल्स हैं, इतने सारे मैसेजेज हैं। तो वो सब देखते ही एकदम से फील आई थी, क्योंकि मार्क्स पता था मुझे कि मेरे ठीक ठाक मार्क्स है। तो मुझे लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है AIR1 आ गई है। और मैंने मेरा फ़ोन वापस से रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि फिर दोबारा से मैसेज आने लगेंगे, मैं चेक ही नहीं कर पाऊंगा। मैंने मेरी सिस्टर का फ़ोन लिया और उसमें फिर मैंने डाउनलोड की लिस्ट रिजल्ट की, और फिर देखा, सिर्फ मैंने IMA में देखा कि हाँ फर्स्ट रैंक है, क्योंकि मुझे आर्मी चाहिए थी। तो फिर मैं वहीं से खुश हो गया। फिर मैंने जाके सबसे पहले मम्मा को बताया, मम्मा थोड़ी क्राई करने लगी। होता है वो थोड़ा काफ़ी दिनों से वेट था इस चीज़ का, सिर्फ मुझे ही नहीं पूरी फैमिली को, पूरे गांव को वेट था। तो फिर उस चीज़ की खुशी तो मिलती है। बट उसके बाद बस थोड़ी देर का ही एंजॉयमेंट होता है। बस थोड़े दिनों के बाद फिर जो बाकी के काम हैं, जो आगे के प्रोसेस हैं, उन सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर अपने उसी सब चीज़ों की तैयारी में लग जाते हैं जो आगे चैलेंजेस आने वाले हैं। दैट वाज द रिजल्ट। ये तो यार नॉस्टैल्जिया ही हो गया मुझे। सारी की सारी बातें जो पुरानी मेमोरीज थी वो सारी की सारी दिमाग में आ गई है अभी। वो सारे की सारी पिक्चर एकदम सामने चल रही है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हाँ, बट यस फॉर यू गाइज आई थिंक इट वाज हेल्पफुल। जो टिप्स जो मैंने दिए, जो प्लानिंग मेरी थी, आई होप कि वो आपके भी काम आए। कुछ तो आपको इनपुट मिला ही होगा। आई होप कि आप भी इतनी मेहनत करें और कुछ सीखें, रोज़ाना कुछ सीखें। कुछ मेरे से सीखा है, और जो अपने टीचर्स हैं, अपने दोस्त हैं, अपनी सोसाइटी, हर चीज़ से सीखते सीखते अपने आप को बेहतर बनाते जाएं। एंड इफ़ यू विल इम्प्रूव एवरी डे, देन आई एम क्वाइट श्योर कि यू विल ऑल्सो गेट सेलेक्टेड। नॉट इवन सेलेक्टेड, you will also get the AIR1 like me. So I would also like to tag my friend Himanshu Pandey so that he can also rewind to his exam day and can tell what worked for him, what did not work for him, so that it can help you guys. That's a wrap for today. All the best.